देखेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। किसी भी ग्रंथ को पढ़ना है, किसी देश के संविधान को पढ़ना है, तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है उस संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने से हमें पता लग जाता है कि उस संविधान के अंदर क्या क्या बातें हैं, संविधान का उद्देश्य क्या है, संविधान क्या प्राप्त करना चाहता, संविधान नागरिकों को क्या क्या देना चाहता है। हम संविधान की जब बात करेंगे तो प्रश्न है कि क्या प्रस्तावना हमारी मौलिक देन है कि हमने कहीं से नकल किया है? तो जब हम संविधान की प्रस्तावना की चर्चा करते हैं तो निश्चित यह तथ्य स्पष्ट है कि केवल प्रस्तावना हमारे ही देश के संविधान में नहीं, अपितु अमेरिका के यूएसए के 1787 के जो संविधान बने हुए हैं, 1787 का संविधान जो फिलाडेल्फिया की उपज है, उसमें भी प्रस्तावना की झलक दिखाई पड़ती है। यूनो का जो चार्टर है, यूनो का चार्टर, इसमें भी हमें संविधान के चार्टर में भी प्रस्तावना दिखाई पड़ती है। तो क्या हम प्रस्तावना की नकल इन दोनों जगहों से करते हैं? हाँ, हम प्रस्तावना की नकल अमेरिका के 1787 के संविधान से करते हैं या बाद में यूनो के चार्टर को भी हम उल्लेख कर सकते हैं। अमेरिका के संविधान में कहा गया कि हम संयुक्त राज्य के नागरिक, यूनो के चार्टर में कहा गया हम यूनो के लोग। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में भी तो कहा गया, स्टार्ट हुआ यहीं से कि हम भारत के लोग। तो पैटर्न देखिए, जो पैटर्न अमेरिका के प्रस्तावना में वही पैटर्न भारत के प्रस्तावना में है। यूएसए की प्रस्तावना और भारत की देखिए, ये कहते हैं हम संयुक्त राज्य के नागरिक, हम संयुक्त राज्य के नागरिक, क्या कहता है? हम संयुक्त राज्य के नागरिक। यूनो का चार्टर क्या कहता है? यूनो का चार्टर की प्रस्तावना कहती है हम यूनो के लोग, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग। तो अब एक पैटर्न देखिए, भारत का पैटर्न क्या है संविधान प्रस्तावना का? तो कहता है कि हम भारत के लोग, क्या है? हम भारत के लोग, हम भारत के लोग। देखिए पैटर्न एकदम सेट हो रहा है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक, हम संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग, और भारत का हम भारत के लोग। तो बात क्लियर हो गई ना कि भारत का संविधान जो है उसमें जिस प्रस्तावना का वर्णन है वो कोई मौलिक नहीं है, अभी तो कहीं ना कहीं से वो ली गई है। तो हम कहां से ले रहे हैं? अमेरिका की प्रस्तावना, अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से। अमेरिका का संविधान कब बना? सन 1787 में बना। या हम कह सकते हैं यूनो के चार्टर की प्रस्तावना से हम संविधान की प्रस्तावना ले रहे हैं। तो संविधान की प्रस्तावना कब आई? ये सबसे बड़ी बात जानना है कि प्रस्तावना कब बनी। प्रस्तावना क्या बताती है? प्रस्तावना उद्देश्य बताती है संविधान का। प्रस्तावना शासन का लक्ष्य बताती है। प्रस्तावना नागरिकों को दी जाने वाली उपलब्धियां बताती है। तो ये कब बन सकती है? जब संविधान कंप्लीट होगा। प्रस्तावना तब बनेगी जब संविधान कंप्लीट होगा। तो संविधान कब कंप्लीट हो रहा है? यह बात प्रस्तावना में ही लिखी है। कब संविधान बन रहा है? संविधान की तिथि क्या दी है? संविधान की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949। क्या है तिथि? 26 नवंबर 1949 को संविधान स्वीकृत होता है। और प्रस्तावना में ही इस बात का उल्लेख किया गया कि आज हम संविधान को स्वीकृति दे रहे हैं। अर्थात हमारे संविधान की प्रस्तावना कब बनी?
26 नवंबर 1949। तो प्रश्न है कि इसका दर्शन कब आया? संविधान की जो प्रस्तावना है इसका दर्शन कब आया? तो इसके जब दर्शन की चर्चा करते हैं तो हमें पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई पड़ता है। कहां दिखाई पड़ता है प्रस्तावना का दर्शन? प्रस्तावना का जो दर्शन है, प्रस्तावना का दर्शन पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई पड़ता है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में दिखाई पड़ता है। तो प्रश्न ये कब आया उद्देश्य प्रस्ताव? उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? ये नवंबर 1946 में आया था। कहां आया? कहां प्रस्तुत किया? मेरठ के कॉन्फ्रेंस में किया था। मेरठ में AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन चल रहा था, वहां पर ये उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। बात मानते की यह है कि उस समय मुस्लिम लीग भी देश में था, विभाजन नहीं हुआ था, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? अवशिष्ट शक्तियों का। अवशिष्ट शक्ति और किसका? स्वायत्त इकाइयों का, ऑटोनॉमस इकाइयों, स्वायत्त इकाइयों का उल्लेख था। लेकिन जब 1949 में प्रस्तावना पारित होने की बात आई, उस समय देश का विभाजन हो चुका था, पाकिस्तान नया देश बन चुका था। ऐसे में अवशिष्ट शक्ति और स्वायत्त इकाइयों की महत्ता समाप्त हो गई थी। इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव को जब पारित किया गया प्रस्तावना के रूप में, तो अवशिष्ट शक्तियों और स्वायत्तता को खत्म कर दिया गया। तो अब प्रश्न है कि हमारा जो प्रस्तावना है ये क्या है? हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है? तो कहता है कि अब मुंशी कहते हैं कि हमारी जो प्रस्तावना है वो पॉलिटिकल हेरोस्कोप है। क्या है? पॉलिटिकल हेरोस्कोप। क्या है? पॉलिटिकल हेरोस्कोप, राजनीतिक जन्म कुंडली। यानी कि इसका भविष्य क्या होगा कौन बताता है? संविधान की प्रस्तावना बताती है। कौन कह रहा है? कह रहे हैं के एम मुंशी कह रहे हैं कि किसी भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है वो जन्म कुंडली है राजनीतिक रूप से। ये बताएगा कि फ्यूचर में, ये बता रहा है कि फ्यूचर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या क्या घटना घटने वाली है, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। ठीक वही ठाकुरदास भार्गव कहते हैं कि इस प्रस्तावना जो है क्या है? संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा है। वही कृपलानी कहते हैं कि जो प्रस्तावना है लोक कल्याणकारी राज्य का रहस्यात्मक संविधान है, एक मिस्टीरियस कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे? किसका? वेलफेयर स्टेट का। कौन कह रहा? जेबी कृपलानी कहते हैं। भार्गव, पायली, बार्कर ये लोग संविधान में प्रस्तावना को उसकी कुंजी मानते हैं। कौन कौन? भार्गव, पायली, बार्कर प्रस्तावना को, प्रियम्बल को क्या मानते हैं? संविधान की कुंजी मानते हैं। हम आगे बात करते हैं कि फिर अब प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना की जब हम बात करेंगे तो प्रस्तावना एक दर्शन है, एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग। क्या है प्रस्तावना? ये एकदम लिखा हुआ शब्द है संविधान की पहले पेज पे। पहले पेज का प्राकिथन जो है वो प्रस्तावना है जो सबसे अंतिम दिन संविधान सभा द्वारा पास किया गया। तो क्या लिखते हैं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता दिलाने तथा प्रतिष्ठा एवं कौशल की क्षमता के साथ साथ क्या चाहते हैं? व्यक्ति की गरिमा
एवं राष्ट्र की एकता और अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता को, राष्ट्र की एकता और अखंडता की बंधुता को बढ़ाने वाली भावना के साथ हम दृढ़ संकल्पित होकर आज 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इस संविधान सभा में संविधान को क्या कहते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो क्या कहता है कि हम भारत के लोग, तो प्रस्तावना कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग से। कहां से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग। कहां से, हम भारत के लोग से स्टार्ट। तो प्रश्न है, और अंत कहां से होती है, आज मिति मार्गशीर्ष शुक्ल 26 नवंबर 1949 को क्या कहते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, आत्मा। प्रश्न है कि इसमें आप पढ़िए, संविधान के हम भारत के लोग आज इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी को इस संविधान को अंगीकृत करते हैं। अंगीकृत मतलब स्वीकारते हैं। क्या करते हैं, स्वीकारते हैं। ठीक। अधिनियमित करते हैं। क्या करते हैं, बनाते हैं। अधिनियमित, बनाते हैं। आत्मार्पित लागू करते हैं। तो कौन करता है, भारत के लोग करते हैं। संविधान सभा के लोग नहीं कर रहे हैं, कोई चुने हुए लोग नहीं कर रहे हैं। संविधान बता रहा है कि कौन संविधान को बना रहा है, तो कह रहे हैं हम सारे लोग बना रहे हैं, जो भारत के नागरिक हैं वो सारे लोग मिलकर के संविधान को बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, कह रहे हैं कब बना रहे हैं, 26 नवंबर 1949 को बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं। किसको, संविधान को। यानी हम बनाए हैं, अधिनियमित करते हैं, हम इसको बनाते हैं, अंगीकृत करते हैं, हम इसको स्वीकारते हैं, हम खुद बनाते हैं, हम खुद स्वीकारते हैं, और क्या करते हैं, आत्मार्पित। आत्म मतलब स्वयं, अर्पित मतलब समर्पण। तो किसके ऊपर लागू करते हैं, स्वयं के ऊपर। अर्थात भारत के संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट है कि संविधान कौन बनाता है, संविधान किसने स्वीकारा, संविधान किसने लागू किया। अर्थात इस प्रस्तावना ने संप्रभुता के निवास का जो मामला था उसको समाप्त कर दिया, उस पर विवाद को खत्म कर दिया। अर्थात संप्रभुता का निवास किसमें है, संप्रभुता का निवास भारत के लोगों में है। फिर क्या देखते हैं, ये कहते हैं कि हम क्या बनाना चाहते हैं भारत को, लक्ष्य क्या है इनका, कहते हैं हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या बनाना चाहते हैं, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संप्रभुता से युक्त। संप्रभुता क्या है, सॉवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ओवर द सिटीजन्स अनरिस्ट्रेन्ड बाय द लॉ। संप्रभुता एक सर्वोच्च शक्ति है जो नागरिकों पर लागू होती है और कानून द्वारा अबाधित है। भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ है। कब, 1947 को। एक उपनिवेश अधिराज्य के रूप में इसको आजादी मिलती है। लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बनकर के क्या करता है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को धारण कर लेता है। प्रभुता का मतलब है, सॉवरेनिटी का मतलब है कि किसी भी देश के आंतरिक और बाह्य निर्णयों में किसी भी विदेशी राज्य की कोई भागीदारी ना हो। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बनाना चाहते हैं। दूसरा क्या है, समाजवादी बनाना चाहते हैं। क्या, समाजवादी बनाना चाहते हैं। हसरत मोहानी थे, हसरत मोहानी तो पहले ही चाहते थे कि कौन, हसरत मोहानी चाहते थे कि पहले ही इसमें समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाए।
पहले ही समाजवादी शब्द जोड़ दिया जाए, लेकिन ये बात भी नहीं। कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में भी समाजवाद की बात कही, लेकिन समाजवादी शब्द को 42वें संविधान संशोधन द्वारा 42वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, जोड़ा गया। 42वें संशोधन द्वारा 4 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, तीसरा शब्द और चौथा शब्द अखंडता। तो 4 शब्द कौन कौन जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। और को शब्द मानना है, और को और नहीं जोड़ना है। तो 4 शब्द जोड़े 42वें संविधान। 42वें संविधान संशोधन जो आया था 26 कमेटी की सिफारिश पे आया था, जिसको उस सिफारिश में इतनी ज्यादा सिफारिश आई थी 26 समिति में कि उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? 26 समिति की सिफारिशों को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता था, बहुत ज्यादा था। तो समाजवादी चाहते थे, फेबियनवादी लोग क्या कहते थे, भूमि का सामाजिकरण करते थे। इंदिरा जी कहते हैं कि हमारा समाजवाद हमारे तरह का होगा, हमारा समाजवाद हमारे तरह का होगा, हम भूमि को केंद्रीकृत नहीं कर सकते, हमको जिन जिन संसाधनों की जरूरत होगी उनका राष्ट्रीयकरण करेंगे, हम किसी धन को संकेंद्रित नहीं होने देते। समाजवाद का उद्देश्य क्या है कि धनों का संकेंद्रण न होने पावे, अर्थव्यवस्था कहीं भी केंद्रित न हो जाए, राज्य किसी के हाथ में गिरवी न बन जाए। समाजवादी पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, क्या लाना चाहते हैं? पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब क्या है? राज्य द्वारा किसी भी धर्म को राज्य धर्म न घोषित किया जाए, बहुसंख्यक को धर्म के नाम पर कोई भी विशेषाधिकार प्रिविलेज न दिए जाए। एसआर मुंबई केस में, सेंट जेवियर्स केस में पंथ निरपेक्षता को, संतोष कुमार केस में एसआर मुंबई, संतोष कुमार और सेंट जेवियर्स, इन तीनों केसों में पंथ निरपेक्षता को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और कहा कि पंथ निरपेक्षता को हटाया नहीं जा सकता संविधान की प्रस्तावना से। कहा कि केशवानंद भारती केस में यह कह दिया था कि हम जिन जिन तत्वों को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित कर दे रहे हैं, आधारभूत ढांचा घोषित कर दे रहे हैं, कौन घोषित कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। कहा कि उनको संसद को यह अधिकार नहीं होगा कि उनको हटा सके, उनका विलोपन नहीं होगा। तो पंथ निरपेक्षता चाहते हैं समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य चाहते हैं। क्या चाहते हैं? बनाना चाहते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। संविधान की प्रस्तावना में क्या चाहते हैं? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। क्या? लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो लोकतंत्र क्या है? जिसमें जनता का शासन हो, जनता के द्वारा शासन हो, जिसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जन भागीदारी हो, नागरिकों की भागीदारी हो। गणराज्य क्या है? ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें राष्ट्र का सर्वोच्च पद प्रत्येक नागरिक के लिए यदि वह अर्हता धारित करता तो उसके लिए खुला हो। इस प्रकार से यह संविधान की जो प्रस्तावना है वो बताती है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो अपना उद्देश्य बता रहे कि हम ये करना चाहते हैं। और क्या करता है? कहता है कि हम नागरिकों को सामाजिक, लोगों को सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने तथा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, क्या न्याय देना चाहते हैं? नागरिकों को न्याय देना चाहते हैं। कैसा? 3 प्रकार का न्याय। सामाजिक न्याय, क्या न्याय? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की चर्चा करता है, और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? कि जो जाति है, रंग है, वर्ण है, इसके आधार पर किसी के साथ कोई भेद न किया जाए। आर्थिक न्याय क्या है? कि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार के ऐसे संसाधन
ऐसे अवसर उपलब्ध हो कि उसे अपनी भूख के लिए किसी का गिरवी बनना न पड़े। राजनीतिक न्याय क्या कि प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के शासन कार्यों में, चुनाव लड़ने में, दल बनाने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में, आलोचना करने में पूर्ण स्वतंत्रता। कैसा न्याय देना चाहते हैं? सामाजिक न्याय देना चाहते हैं, राजनीतिक न्याय देना चाहते हैं, आर्थिक न्याय देना चाहते हैं। नेहरू जी कहते हैं आर्थिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में कि यदि व्यक्ति भूखा है, नेहरू की लाइन है, व्यक्ति क्या है? भूखा है, निर्बल है, तो उसके लिए मतों का कोई मूल्य नहीं। मतलब यदि आर्थिक न्याय नहीं है तो राजनीतिक न्याय क्या है? व्यक्ति के लिए निर्मूल्य है। नेहरू कहते हैं कि यदि आर्थिक न्याय नहीं दे पा रहे हो तो राजनीतिक न्याय की कोई महत्ता नहीं है, मतों का उसके लिए कोई मूल्य नहीं है। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि आर्थिक न्याय जो है तब तक बेमानी है जब तक सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय तब तक बेमानी है जब तक सामाजिक न्याय न हो। तो ये क्या देना चाहते हैं? न्याय देना चाहते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देते हैं। और क्या? स्वतंत्रता देना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता हम देना चाहते हैं। प्रस्तावना बताती है क्या? कैसे स्वतंत्रता? विचार की स्वतंत्रता। किसकी? विचार की। किसकी? अभिव्यक्ति की। अभिव्यक्ति की। किसकी? विश्वास की। किसकी? विश्वास की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की। और किसकी? उपासना। ये कितनी स्वतंत्रता देने की बात करता है कौन? भारत के संविधान की प्रस्तावना। देखिए कितना वैज्ञानिक तरीका अपना है। पहले विचार आता है, आपके दिमाग में क्या आता है? चिंतन आता है। चिंतन है, पहले तो सोचने की स्वतंत्रता देने की बात कह रहे हैं कि हम ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएंगे। भारत का संविधान कहता है कि हम ऐसा वातावरण देंगे कि हर आदमी चिंतन कर सके। का चिंतन ही पर्याप्त नहीं है, पहले चिंतन को अभिव्यक्त कर सके। पहले चिंतन आता है, चिंतन के बाद उसका प्रकटीकरण आता है कि जो व्यक्ति सोच रहा है वो सोचने के बाद उसे प्रकट कर सके, अभिव्यक्त कर सके। भाषण की स्वतंत्रता, जिसको व्यक्त कर रहा है उस बात में वो विश्वास रखने की स्वतंत्रता हो कि उस पर वो विश्वास कर सके। नहीं, ये बात सही है, उसका जो विश्वास कर रहा उसको क्या करे? आचरण, धर्म में लाने की, अपने आचरण में समाहित करने की स्वतंत्रता हम दे रहे हैं। जो जिसको वो मानता है, जिस आचरण चलता है, उस उपासना को, उस व्यवस्था में उसकी पूजा करने की भी हम स्वतंत्रता उपलब्ध कराएंगे। तो क्या क्या दे रहा है? एक तो स्रोत बता रहा है कि किसने प्रस्तावना, संविधान बनाया, दूसरा न्याय की बात बता रहा है, दूसरा स्वतंत्रता की बात बता रहा है। और क्या देना चाहते हैं? समता देना चाहते हैं। समता देना चाहते हैं। समता में कैसे? किसका? वो कहते हैं प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समता। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना एक स्वाभिमान है, हर एक व्यक्ति में सम्मान की आकांक्षा है, तो हर व्यक्ति का अपना एक मूल्य है। तो क्या संविधान कहता है कि राज्य जो है यह संविधान हर आदमी को ऐसा अवसर देगा कि उसे अपने स्वाभिमान से, अपनी प्रतिष्ठा से समझौता नहीं करना पड़ेगा, और अवसर की क्षमता देगा। बिना अवसर की क्षमता दिए किसी भी अधिकार की कामना करना, किसी भी अधिकार को धरातल उतारना बहुत कठिन है। तो प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता देने की बात करते हैं। आप देखिए, जो स्वतंत्रता है और ये समता है, ये फंडामेंटल राइट में भी लिखा हुआ है। फंडामेंटल राइट में, मूल अधिकार में भी लिखा हुआ है। जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय था, जो न्याय था, वो नीति निर्देशक तत्व में लिखा हुआ है। तो प्रस्तावना की बातें दिग्दर्शित हो रही, प्रैक्टिकल में आ रही, फंडामेंटल राइट के रूप में दिख रही हैं। और कहां दिख रही? नीति निर्देशक तत्व में दिख रही है। न्याय देना चाहते हैं। और ये क्या कहना चाहते हैं? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता है। व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता की बात करता संविधान। किसकी? गरिमा की बात करता है, एकता की बात करता है और
अखंडता की बात करता है। गरिमा, एकता और अखंडता। गरिमा क्या है? यह स्वभाव का है, व्यक्ति के जीवन के मूल्यों को द्योतित करता है। वो जिन मूल्यों को मानता है उसकी रक्षा हो, उसको उसकी स्वीकार्यता। लेकिन एकता का तात्पर्य क्या है? एकता एक भावात्मक चीज है। एकता क्या है? भावात्मक है। क्या है? भावात्मक है। एकता हम आपसे, आप बैठे हो, हम बैठे, हम दोनों एक कब महसूस करेंगे? जब कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे कि हम आपसे जुड़ सके। जैसे हमारी पैदाइश, पैदाइश क्या? भावना से जुड़ी चीज है। हमारा वंश, हमारा रक्त, हमारा आर्थिक। तो कह रहे हैं कि हम राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना चाहते हैं, यानी राष्ट्र जुड़ा रहे। ये तो भावनात्मक है। अखंडता क्या है? ये भौतिक है। कह रहे हैं कि हम भावना, ऐसी भावना लोगों में बनाएंगे जिससे कि लोग सब जुड़ जाएं। लेकिन कुछ लोग राष्ट्र को तोड़ने का काम करते हैं, खंड करने का काम करते हैं। तो जब कोई खंड करने का काम करेगा तो हम उसको भी क्या करेंगे? नाबूद करेंगे, अर्थात राष्ट्र की अखंडता को बनाए रखेंगे। हम भौतिक रूप से भी राष्ट्र को मजबूत बनाएंगे। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये अखंडता शब्द जो है कब आया? 42वें संविधान संशोधन से। 42वें संविधान संशोधन से अखंडता को बढ़ाने के लिए हम क्या करें? मिति मार्गशी, आज संविधान सभा में मिति मार्गशी शुक्ल सप्तमी 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं? इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्माकृत करते हैं। इस प्रकार से संविधान की प्रस्तावना है। अब एक बात आई, संविधान की प्रस्तावना बनी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। और ये कब? सुप्रीम कोर्ट ने दो केस उल्लेखनीय है। एक बेरुवारी का केस, बेरुवारी केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान की प्रस्तावना संविधान को जानने की या संविधान बनाने वालों के मन की कुंजी है। क्या है? मन की कुंजी है। संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। कुंजी तो है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बड़ी बात है, संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग नहीं। कौन? प्रस्तावना। क्या है? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आगे चल के केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग है। और इसमें केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहती है, केशवानंद भारती केस ये सबसे बड़ी बेंच थी उस समय। सुप्रीम कोर्ट में कुल 14 जज थे, और 14 में से 13 जजों की बेंच बनाई गई थी। 13 जजों की बेंच बनी। कौन सी बेंच बनी? केशवानंद भारती केस में 13 जज। आज तक के संसदीय इतिहास में इतनी बड़ी बेंच नहीं बनाई गई। तो उसमें कहता है कि नहीं, जो बेरुवारी केस में कहा था कि संविधान का भाग प्रस्तावना नहीं है, केशवानंद भारती केस में कहता है कि प्रस्तावना क्या है? संविधान का भाग। इस प्रकार से कहता है कि संविधान का भाग कौन है? प्रस्तावना है। और लेकिन कहता है कि यहीं पर कहता है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करें। जिन को बेसिक स्ट्रक्चर घोषित करेंगे, आधारभूत ढांचा घोषित कर देंगे, जिन तत्वों को, जिन तथ्यों को, उनका संशोधन कौन? उनका संशोधन राज्य या सरकार या संसद द्वारा नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार से हमारे प्रस्तावना की चर्चा संपूर्ण रूप से खत्म हो